साल 1975 का जून महीना चल रहा था। देश एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ा था। इंदिरा गांधी की सरकार ने पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर दी थी। लोकतंत्र एक झटके में हाँफने लगा। विपक्ष के कई बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया और मीडिया को खामोश कर दिया गया। शासन प्रशासन का पूरा कंट्रोल पर्दे के पीछे से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने अपने हाथ में ले लिया था। इमरजेंसी की घोषणा को 6 महीने बीत चुके थे। दिसंबर का महीना चल रहा था और उसी दरमियान एक बात संजय गांधी को लगातार परेशान कर रही थी। दिल्ली में इंडस्ट्रीज की बढ़ती तादाद और उससे हो रहा पोल्यूशन। उन्हें लगने लगा था कि दिल्ली अब और बोझ नहीं झेल सकती। इस शहर को सांस लेने के लिए जगह चाहिए और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना दिल्ली के पास एक नया शहर बसाया जाए, एक ऐसा शहर जहां इन फैक्ट्रियों को शिफ्ट किया जा सके ताकि दिल्ली को कुछ राहत मिल सके। फिर एक सुबह संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को अपने घर बुलाया। एनडी तिवारी को उस वक्त न्यू दिल्ली तिवारी भी कहा जाता था, क्योंकि वो दिल्ली के हर आदेश की तामील फौरन कर दिया करते थे। खैर, बात कोई लंबी चौड़ी नहीं थी। संजय ने सीधे कहा, आपके पास सिर्फ 3 दिन है। यमुना पार कोई जमीन खोजिए जहां इंडस्ट्रियल हब बना सके। दिल्ली की सारी फैक्ट्रियां वहां जाएंगी। संजय का आदेश मिलते ही एनडी तिवारी ने बिना देर किए इलाके का मुआयना शुरू कराया। चारों तरफ खेत खलिहान फैले हुए थे। गांव के बीच खाली जमीनें थी। कुछ ही दिनों में तिवारी ने एक रिपोर्ट तैयार की और संजय गांधी को सौंप दी। देखते ही देखते वहीं एक शहर बसने लगा। शहर जो आने वाले दशकों में इंडस्ट्री का ऐसा हब बना जहां माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, HCL, TCS, इन्फोसिस और एडोबी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ऑफिसेज खोले। देश के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल आज यहीं से ब्रॉडकास्ट होते हैं। देश भर के कई नामचीन फिल्म स्टूडियोज भी इसी शहर में मौजूद हैं। हम जिस शहर की बात कर रहे हैं उसका नाम है नोएडा, यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वही नोएडा जहां बैठकर हम आपको ये किस्सा सुना रहे हैं। किस्सा के इस एपिसोड में हम सुनाएंगे नोएडा की कहानी। नोएडा का ख्याल क्यों आया? आपातकाल के दौर में शुरू हुआ ये शहर इमरजेंसी खत्म होने के बाद कानूनी सवालों के घेरे में क्यों आ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नोएडा इतने कम वक्त में देश के सबसे विकसित शहरों में शामिल हो गया? वो कौन सा मास्टर प्लान था जिसके तहत नोएडा की सड़कों पर आज भी गुरुग्राम की तरह ट्रैफिक का जाम नहीं लगता? जहां गुरुग्राम थोड़ी सी बारिश में भी पानी पानी हो जाता है, वहीं नोएडा भारी बारिश में भी डूबता नहीं। आखिर क्या है नोएडा के फलने फूलने की असली कहानियां? नोएडा में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे आई? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव और ये किस्सा है नोएडा का। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1975 से। देश में इमरजेंसी लागू हुए 6 महीने बीत चुके थे। दिल्ली की फिजाओं में सन्नाटा था, मगर सत्ता के गलियारों में फैसलों की आहट तेज हो चली थी। मंगलवार की सुबह थी, ठंडी मगर तनाव भरी। इसी सुबह उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को एक खास मीटिंग के लिए बुलावा आया। जगह थी दिल्ली स्थित अकबर रोड, गांधी परिवार का आवास, और बुलाने वाले थे इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी। एनडी तिवारी अपने 2 भरोसेमंद अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे। उनमें से एक का नाम था जगदीश खट्टर। जगदीश खट्टर उस वक्त अमेठी और रायबरेली में इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण का काम देख रहे थे। एनडी तिवारी अपने साथियों के साथ जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, सामने की टेबल पर दिल्ली का एक बड़ा सा नक्शा फैला था और संजय गांधी सिर झुकाए उसमें कुछ नाप तौल कर रहे थे। उन्होंने हाथ के इशारे से तिवारी और उनकी टीम को बैठने को कहा। माहौल गंभीर था, लेकिन संजय गांधी कुछ अलग ही सोच रहे थे। उन्होंने बिना भूमिका के बात शुरू की। दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये छोटी बड़ी फैक्ट्रियां जो रिहायशी इलाकों के बीच चल रही हैं। फिर संजय ने गहरी सांस ली और एनडी तिवारी की आंखों में देखकर कहा, हमें इन सबको शहर के बाहर शिफ्ट करना होगा। दिल्ली के पूर्व में यमुना पार कोई ऐसी जगह बताइए जहां हम इन फैक्ट्रियों को बसा सके। जगह ऐसी हो जो दिल्ली से जुड़ी हो मगर उससे दूर भी। बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहा। एनडी तिवारी और संजय गांधी एक दूसरे को अपनी राय देते रहे। आखिर में संजय गांधी ने एनडी तिवारी की तरफ देखते हुए कहा,
आज मंगलवार है, आपके पास 3 दिन का वक्त है। शुक्रवार तक मुझे एक कंक्रीट प्लान बनाकर दीजिए। तिवारी ने हाँ में सर हिलाया और निकल पड़े यमुना पार उस जमीन की तलाश में जहां दिल्ली की छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज को बसाया जाना था। एनडी तिवारी के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे, जो कांग्रेस पार्टी की सर्वेसर्वा थी, यानी उनका आदेश सर आंखों पर। दिसंबर की सर्द हवाएं दिल्ली को चुपचाप जकड़ चुकी थी। चारों तरफ कुहासा पसरा था और लोग कंबल ओढ़कर अलाव के पास बैठे सर्दी से लड़ रहे थे। ऐसे ही ठिठुरते मौसम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी अपने कुछ अधिकारियों के साथ यमुना पार उस जगह का जायजा लेने निकले थे जहां दिल्ली के सारे छोटे बड़े प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को शिफ्ट करने की योजना थी। मैदानी इलाका था, खुला और शांत। आसपास के गांवों में लोग अपनी दिनचर्या में लगे थे। किसी को भनक नहीं थी कि उनकी जमीनें अब इतिहास बनने जा रही हैं। एनडी तिवारी और उनके साथियों ने बारीकी से पूरी जगह का निरीक्षण किया। फिर इसकी रिपोर्ट तैयार कर संजय गांधी को सौंपी गई। कुछ ही दिन बाद एक पुरानी मेटाडोर वैन दिल्ली से उस इलाके की तरफ चली। उसके अंदर बैठे थे संजय गांधी, उनके कुछ करीबी सहयोगी और एक अहम शख्स जगमोहन, जो उस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के वाइस चेयरमैन थे। वैन जैसे ही खेतों और कच्चे रास्तों को पार करती हुई मौके पर पहुंची, वहां खड़े लोग चौंक गए। संजय गांधी ने उतरते ही इलाके का मुआयना शुरू कर दिया। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद एक जमीन के टुकड़े पर उनकी नजर टिक गई। उन्होंने पलटकर एनडी तिवारी की तरफ देखा और सीधे कहा, सोमवार से यहां काम शुरू हो जाना चाहिए। यही होगी दिल्ली के बाहर नई इंडस्ट्रियल दुनिया की शुरुआत। संजय गांधी का लहजा सख्त था, लेकिन तभी पास खड़े जगदीश खट्टर, जो उस वक्त एनडी तिवारी के साथ थे, थोड़ा झिझकते हुए तिवारी के कान में कुछ बोले। सर, जमीनें अभी किसानों की हैं, इन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से अधिग्रहित भी नहीं किया गया है। अगर काम शुरू हुआ तो वो गैर कानूनी होगा। संजय गांधी ने उन दोनों को फुसफुसाते हुए देखा तो फौरन पूछा, कोई दिक्कत है क्या? तिवारी ने विनम्रता से स्थिति स्पष्ट की। संजय गांधी ने बात को सुना, फिर बोले, सब कुछ ठीक तरीके से होगा, लेकिन देरी बिल्कुल नहीं होगी। सोमवार को बुलडोजर आएगा और काम शुरू होगा। संजय गांधी के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी और किसी किस्म की ढील की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक ऐसा हुआ भी। सोमवार की सुबह जब गांव के लोग अभी सोकर उठ ही रहे थे, बुलडोजर और मजदूरों की एक टुकड़ी यमुना पार के उस इलाके में पहुंच चुकी थी। खेतों की मेड़ें टूट रही थी और जमीन समतल की जा रही थी। उसी दिन बिना किसी बड़ी औपचारिक घोषणा के दिल्ली के बाहर एक नए इंडस्ट्रियल एरिया की नींव रखी जा रही थी, जो आगे चलकर नोएडा के नाम से देश की सबसे सुनियोजित और औद्योगिक और शहरी परियोजनाओं में शुमार होने वाला था। इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालने की जिम्मेदारी जगदीश खट्टर को सौंपी गई थी। इतने कम वक्त में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाना इतना आसान नहीं था। सामने कई तरह की अड़चनें थीं, कभी सुस्त सरकारी मशीनरी तो कभी कागजों के पेच, और सबसे बड़ा रोड़ा था जमीन अधिग्रहण का। सवाल था कि किसानों से जमीन ली जाए तो आखिर कैसे? इन गांवों में किसानों की पीढ़ियों से चली आ रही खेती थी। जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार को पहले किसानों से बातचीत करनी थी, मुआवजा तय करना था और फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी थी। किसानों के साथ बातचीत शुरू हुई। कई किसान अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। खट्टर और उनकी टीम ने गांव-गांव जाकर मीटिंग्स की, किसानों को समझाया कि ये प्रोजेक्ट न केवल दिल्ली को प्रदूषण से बचाएगा, बल्कि उनके लिए भी नए अवसर लाएगा। कुछ किसानों को मुआवजे के साथ साथ इस एरिया में बनने वाली इंडस्ट्रीज में छोटे मोटे काम दिए गए, जैसे कि मजदूरी या फिर छोटे ठेके। धीरे धीरे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हालांकि किसानों के विरोध ने शुरुआती दौर में काम को धीमा जरूर कर दिया। संजय गांधी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी पैशनेट थे। वो बिल्कुल भी देरी नहीं चाहते थे। वो हफ्ते में एक बार खुद साइट पर आते, काम की रफ्तार देखते और सीधे मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को फीडबैक भेजते। अगर कोई लेट लतीफी नजर आती तो वो साफ कह देते, धीमी रफ्तार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जगदीश बताते हैं कि एक बार तो संजय गांधी ने मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को भी डांट लगा दी थी। इधर जगदीश खट्टर के लिए काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट के साथ अमेठी और रायबरेली में इंडस्ट्रियल एरियाज के निर्माण का भी काम देख रहे थे। उनके लिए एक साथ इतना काम देखना आसान नहीं था। उस वक्त ना तो कोई मोबाइल था और ना ही इंटरनेट। दोनों जगह निर्माण का काम ठीक रफ्तार से चले, इसके लिए ट्रंक कॉल का इस्तेमाल करना पड़ता था।
ट्रंक कॉल वो टेलीफोन कॉल होती है जो एक शहर से दूसरे शहर में ऑपरेटर की मदद से की जाती थी। जगदीश खट्टर के लिए काम काफी मुश्किल भरा हो चुका था। एक दिन उन्होंने थक हार कर लखनऊ में अपने एक सीनियर से कहा, 2 जगह काम देखना काफी मुश्किल हो रहा है। सामने से अधिकारी ने जवाब दिया, खट्टर साहब डर गए क्या, काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ वक्त बाद सरकार को यह एहसास हो गया कि लखनऊ में बैठकर दिल्ली के पास जो इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण हो रहा है उसे मॉनिटर नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक नई बॉडी बनानी जरूरी थी जो इस प्रोजेक्ट के काम को देखे, जिससे काम की रफ्तार में कोई अड़चन न आए। इस तरह एक नई बॉडी बनाई गई जिसकी पूरी जिम्मेदारी जगदीश खट्टर को सौंपी गई। उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई जिसमें एक सीनियर जज भी शामिल थे जो जमीन अधिग्रहण और विकास के नए नियम तैयार करने में उनकी मदद कर रहे थे। और इस तरह शुरुआत हुई न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिसे हम आज नोएडा के रूप में जानते हैं। इधर संजय गांधी चाहते थे कि यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मल हो। काम बहुत था और वक्त बहुत कम। नोएडा में चल रहे हर एक काम के लिए लखनऊ की परमिशन लेनी पड़ती थी। खट्टर ने सरकार से मांग की कि नोएडा अथॉरिटी को अपने हिसाब से काम करने की छूट दी जाए। उन्हें कहां और कितना पैसा खर्च करना है इसका अधिकार मिले, चाहे वो जमीन खरीदना हो या उसके लिए पैसे का भुगतान करना हो। सारा फैसला लेने का अधिकार इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई बॉडी यानी नोएडा को सौंपा जाए। खट्टर ने एक विशेष फंड बनाने का प्रस्ताव भी रखा जिससे जमीन खरीदी जा सके और काम में तेजी लाई जा सके। लेकिन जब यह प्रस्ताव वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंचा तो वहां से तुरंत जवाब मिला, इतनी फाइनेंशियल पावर देना रिस्की होगा। यह बात संजय गांधी के कानों तक पहुंची। उन्होंने लखनऊ फोन घुमाया और 2 मिनट में बात बन गई। फंड को मंजूरी मिल गई। खट्टर उस पल को याद करते हुए कहते हैं, सिर्फ 2 मिनट लगे संजय गांधी को और सारी फाइलें हरकत में आ गई। यहीं से नोएडा के असली निर्माण की शुरुआत हुई। अब यह सिर्फ एक प्लान नहीं था बल्कि एक ऐसा सपना बन चुका था जो जमीन पर उतर रहा था। इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जगदीश खट्टर 2 सालों तक जुड़े रहे। इमरजेंसी खत्म होने के बाद नोएडा के निर्माण और इसकी लीगैलिटी पर काफी सवाल खड़े होने वाले थे। इसकी कहानी भी जान लेते हैं। साल 1977 देश एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। 21 मार्च को इमरजेंसी खत्म हुई और इसके कुछ ही दिनों बाद आम चुनाव हुए। नतीजे चौंकाने वाले थे। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और जनता पार्टी ने सरकार बना ली। इस सरकार में भारतीय जनसंघ और भारतीय लोकदल जैसे तमाम गैर कांग्रेसी दल शामिल थे। उन्होंने वादा किया था कि इमरजेंसी के दौरान जो भी ज्यादतियां हुई उनकी पूरी जांच होगी। इसी वादे को निभाने के लिए सरकार ने शाह आयोग का गठन किया। इस आयोग का काम था इमरजेंसी के दौरान लिए गए फैसलों और शुरू की गई परियोजनाओं की जांच करना। इनमें से एक प्रमुख नाम था नोएडा। नोएडा प्रोजेक्ट बहुत तेजी से शुरू किया गया था। इसकी वैधता पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे थे। जांच की नजरें टिकी थी संजय गांधी, यूपी के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी और अफसर जगदीश खट्टर पर। आरोप थे कि किसानों की जमीन जबरदस्ती ली गई, बहुत कम मुआवजा दिया गया और कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं किया गया। शाह आयोग की जांच में एक अहम बात सामने आई। नोएडा प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार अधिकारी जगदीश खट्टर ने अपनी आधिकारिक फाइल में साफ साफ लिखा था कि नोएडा में जमीन अधिग्रहण और निर्माण का काम गैर कानूनी है, क्योंकि उस वक्त तक जमीन को आधिकारिक तौर पर किसानों से अधिग्रहित नहीं किया गया था। खट्टर ने यह चेतावनी दी थी कि बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए काम शुरू करना नियमों के खिलाफ है। लेकिन उनके इस नोट को ऊपर के नेताओं और अधिकारियों, खासकर संजय गांधी और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने नजरअंदाज कर दिया। यह लिखित नोट बाद में शाह आयोग की जांच में खट्टर के लिए बचाव का आधार बना। आयोग ने पाया कि खट्टर ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गैर कानूनी काम की चेतावनी दी थी, लेकिन उनके ऊपर बैठे नेताओं और अधिकारियों ने इनकी अनदेखी की। इस वजह से खट्टर पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अन्य अधिकारियों और नेताओं पर सवाल उठे। संजय गांधी और एनडी तिवारी जैसे नेताओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार अंदर से ही टूटने लगी थी। साल 1979 में हालात बिगड़े। चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई के खिलाफ बगावत कर दी और सरकार गिर गई। शाह आयोग की रिपोर्ट भी कागजों में दबकर रह गई। लेकिन इस सियासी उथल पुथल के बीच भी नोएडा का निर्माण जारी रहा।
जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव हुए और इंदिरा गांधी एक बार फिर से देश की प्रधानमंत्री बनी। उनकी सरकार ने नोएडा को एक बड़ी औद्योगिक और शहरी परियोजना माना और उसमें नई रफ्तार भर दी। हालांकि जिन किसानों की जमीन गई थी वो अब भी नाराज थे। बहुतों ने कोर्ट का रुख किया, लेकिन ज्यादातर केस सालों साल लटके रहे। इधर धीरे धीरे नोएडा प्रोजेक्ट काफी नुकसान का सामना कर रहा था, जिसकी वजह थी कर्ज। माना जाने लगा था कि यह संजय गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नोएडा अचानक तरक्की की पटरी पर दौड़ने लगा। हालांकि तब तक संजय गांधी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। साल 1984 चल रहा था। नोएडा की हालत बहुत खराब थी। नोएडा अथॉरिटी पर करोड़ों का कर्ज था। फैक्ट्रियां बंद हो रही थी और किसान आए दिन धरना दे रहे थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तभी योगेश चंद्रा नाम के एक अफसर को नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया। वो पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके थे। चंद्रा ने आते ही सबको साथ लाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने गांव वालों, उद्योगपतियों और अधिकारियों को एक ही टेबल पर बैठाकर बात करनी शुरू की। बिजली की सबसे बड़ी दिक्कत थी। कई कई दिनों तक बिजली नहीं आती थी, मशीनें बंद पड़ी रहती थी, फैक्ट्रियां ठप थी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए योगेश चंद्रा लखनऊ गए और पावर मिनिस्टर से दो टूक कहा। अगर नोएडा को बिजली नहीं मिली तो वो इस्तीफा दे देंगे। बात बन गई। कुछ ही समय में नोएडा को लगभग फुल बिजली सप्लाई मिलने लगी। सिर्फ पीक टाइम में थोड़ी बहुत कटौती रहती थी। इससे उद्योगों में जान आ गई और इंडस्ट्री फिर से पटरी पर लौट आई। इंडस्ट्री मालिकों को दूसरी बड़ी परेशानी सरकारी चक्कर काटने की थी। कोई भी काम हो, बिजली का कनेक्शन हो या टैक्स से जुड़ा काम, उन्हें बार बार लखनऊ जाना पड़ता था। इसको खत्म करने के लिए चंद्रा ने वन विंडो सिस्टम शुरू किया। सारे जरूरी विभागों की एक कमेटी बनाई गई जो हर हफ्ते मिलती और सभी काम एक ही जगह पर निपटा दिए जाते। इससे छोटे उद्योगपतियों को बहुत राहत मिली। इन सब सुधारों का असर भी दिखा। 1984 तक करीब 2000 छोटी छोटी इंडस्ट्री यूनिट्स काम करने लगी, जिससे 15,000 लोगों को नौकरी मिली। कर्ज में डूबी नोएडा अथॉरिटी अब फायदे में आ चुकी थी। गांव वालों को भी जोड़ा गया। आसपास के गांवों के प्रधानों और सरपंचों के नाम टाउन डायरेक्टरी में शामिल किए गए। गांव वालों को रोजगार देने के लिए रोजगार एक्सचेंज बनाई गई। इससे जिनकी जमीन गई थी उन्हें फैक्ट्रियों में नौकरियां मिलने लगी। इस सबके अलावा नोएडा को उसकी एक अलग पहचान दिलवाई फिल्म सिटी ने। 1988 में नोएडा की शक्ल तब और बदल गई जब सेक्टर 16A में फिल्म सिटी की नींव रखी गई। इसकी शुरुआत संदीप मारवा ने की थी। उस वक्त नोएडा को लोग एक इंडस्ट्रियल शहर के तौर पर जानते थे, जहां फैक्ट्रियां थी, मशीनें थी, धुआं था। लेकिन फिल्म सिटी ने इस शहर को एक नया रंग दे दिया। अब ये सिर्फ मशीनों का शहर नहीं रहा, बल्कि लाइट्स, कैमरों और कहानियों का शहर भी बनने वाला था। नोएडा की रफ्तार तब और बढ़ी जब गुलशन कुमार ने टी सीरीज की नींव इस नोएडा में रखी। मारवा और टी सीरीज के दफ्तर जब इस शहर में खुले तो ये बात तय हो चुकी थी कि बहुत जल्द ये शहर मीडिया का हब बनने वाला है। इसकी दो वजह साफ तौर पर दिख रही थी। पहली वजह तो ये थी कि 1980 के दशक में देश में टीवी तेजी से फैल रहा था। दूरदर्शन के बाद कई प्राइवेट चैनल्स आने वाले थे। इन चैनल्स को जगह चाहिए थी। बिजनेस के लिहाज से कोई भी कंपनी ऐसी जगह पर अपनी इमारत खड़ी करना चाहती है जहां जमीन सस्ती हो और सरकार से परमिशन मिलने में आसानी हो। नोएडा इस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठ रहा था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने ही नोएडा में फिल्म सिटी की परिकल्पना की थी और कोशिशें हुई कि टीवी चैनलों को फिल्म सिटी में दफ्तर शुरू करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। ऐसे वक्त में फिल्म सिटी ने एक नई जमीन तैयार कर दी, जहां न्यूज चैनल्स को ऑफिस और स्टूडियो मिले, सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग के लिए सेट मिले और टेक्निकल कामों के लिए जरूरी सुविधाएं भी। 1999 में जी टीवी की नींव पड़ी, न्यूज़ चैनल खुला और यह सब फिल्म सिटी में ही हुआ। और इसके बाद तो ऐसे चैनल्स की लाइन ही लग गई। आज की तारीख में इंडिया टुडे, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, TV9, टाइम्स जैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के दफ्तर नोएडा फिल्म सिटी में ही हैं। इसका असर जबरदस्त हुआ। हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला। यहां से बने सैकड़ों न्यूज चैनल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। नोएडा धीरे धीरे एक ग्लोबल मीडिया हब बन गया। उस दौर में कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने इस कामयाबी को और आगे बढ़ाया, जैसे गुलशन अरोड़ा, जिन्होंने सुपर कैसेट्स नाम की कंपनी के जरिए म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा दी, जो बाद में टी सीरीज बनी। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि फिल्म सिटी में कभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया,
कि यहाँ फिल्में बने और शूटिंग हो। इसलिए नोएडा फिल्म सिटी में फिल्मों की दुनिया बहाल नहीं हुई, बल्कि ये न्यूज़ चैनल्स का गढ़ बनकर रह गया। अब नोएडा फिर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे के पास सेक्टर 21 में एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास हो चुका है और इसका नेतृत्व बोनी कपूर और भूटानी ग्रुप कर रहे हैं। यह फिल्म सिटी करीब 1000 एकड़ में फैलेगी। पहले 230 एकड़ का हिस्सा सिर्फ 18 महीने में तैयार कर दिया जाएगा। इससे 50,000 लोगों को सीधा और 5 से 7 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यहाँ दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस स्टूडियो बनेंगे, VFX लैब्स होंगी और एक शानदार फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। साल 1970 का दौर था। दिल्ली धीरे धीरे आबाद हो रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई ऐसा शहर नहीं था जो इंडस्ट्री को अपने अंदर समेट सके। ऐसे में जब नोएडा का विचार सामने आया तो शुरुआत छोटे और मध्यम उद्योगों से हुई। सेक्टर 1 से 11 तक वो जगह थी जहां टेक्सटाइल, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियां लगी। नोएडा अथॉरिटी ने सस्ती जमीन, बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं दी और सरकार ने टैक्स छूट और आसान मंजूरी का लालच दिया। इस प्लानिंग का असर ये हुआ कि दिल्ली की बहुत सी फैक्ट्रियां नोएडा की ओर खींची चली आई। धीरे धीरे ये इलाका इंडस्ट्री का हब बनने लगा। 1980 के दशक में जब भारत में प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात शुरू हुई, तब देश के बड़े कॉरपोरेट्स की नजर भी इस इलाके पर पड़ी। बजाज ऑटो ने सेक्टर 10 में स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स बनाने की यूनिट शुरू की। HMT ने मशीन टूल्स और ट्रैक्टर की फैक्ट्री लगाई। मोदी ग्रुप ने टेक्सटाइल और रबर इंडस्ट्री के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये कंपनियां नोएडा को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल जोन नहीं, बल्कि एक मजबूत ब्रांड की पहचान दे रही थी। 1991 में जब देश ने आर्थिक दरवाजे खोले तो IT क्रांति ने नोएडा की किस्मत ही बदल दी। HCL ने सेक्टर 60 और 62 में अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बनाए। उसके बाद TCS, विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी आईं। नोएडा अथॉरिटी ने इनके लिए खास IT पार्क बनाए, जहां तेज इंटरनेट, 24/7 बिजली और मॉडर्न ऑफिस स्पेस की सुविधा थी। और दिल्ली के पास होने का फायदा तो था ही, नोएडा अब सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि तकनीक की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाने लगा था। इसी दौरान अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस भी मैदान में उतरी। उन्होंने सेक्टर 62 में एक बड़ा टेलीकॉम और डेटा सेंटर बनाया, जहां CDMA और GSM नेटवर्क के बैकएंड ऑपरेशंस चलते थे। हजारों लोगों को रोजगार मिला और नोएडा को भारत का टेलीकॉम हब बनने में मदद मिली। भले ही आरकॉम बाद में संकट में आ गई, लेकिन अनिल अंबानी की यह शुरुआत कई और कंपनियों जैसे एयरटेल और वोडाफोन को भी यहां खींच लाई। जैसे जैसे कंपनियां आई, लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी और इसके साथ बढ़ी रिहायशी इलाकों की जरूरत। यहीं से नोएडा में रियल एस्टेट का उभार शुरू हुआ। JP ग्रुप सामने आया और सेक्टर 128 में विशाल टाउनशिप विश टाउन की नींव रखी गई, जहां घर, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहां तक कि गोल्फ कोर्स भी शामिल था। हालांकि बाद में JP ग्रुप को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन उनका योगदान शहर की शक्ल बदलने में काफी बड़ा था। 2000 के दशक में जब मोबाइल फोन आम आदमी तक पहुंचने लगे, तब नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भीड़ लगने लगी। सैमसंग ने सेक्टर 81 में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई। यहाँ स्मार्टफोन, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं। लाखों लोगों को रोजगार मिला। नोकिया ने भी मोबाइल की अपनी फैक्ट्री लगाई, जिसने एक समय में देश में मोबाइल क्रांति को तेज कर दिया था। भले ही नोकिया बाद में बंद हो गई, लेकिन उसने जो शुरुआत की, उसी राह पर चलते हुए माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी ग्लोबल कंपनियां भी नोएडा में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स लेकर आई। अब आखिर में बात नोएडा के उस मास्टर प्लान की कर लेते हैं, जिसकी वजह से आज नोएडा वेल प्लान्ड सिटी की लिस्ट में गिना जाता है। ना ज्यादा जाम और ना ही बारिश के मौसम में डूबने का खतरा। नोएडा शहर की शुरुआत भले ही दिल्ली की फैक्ट्रियों को यमुना पार शिफ्ट करने के लिए की गई थी, लेकिन जैसे जैसे यहां सुविधाएं बढ़ती गईं, शहर भी फैलता गया। दिल्ली और नोएडा के बीच मेट्रो और शानदार सड़कों की वजह से लोगों का आना जाना आसान हो गया और फिर धीरे धीरे लोग भी यहां आकर बसने लगे। लेकिन नोएडा को बसाने का तरीका अलग था। यहां लोगों को यूं ही कहीं भी जमीन पर नहीं बसा दिया गया। हर चीज को एक सिस्टम के तहत प्लान किया गया, जिसे कहते हैं मास्टर प्लान। नोएडा को सेक्टर्स में बांटा गया। आप स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, उसमें बैंगनी रंग वाले इलाके इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, यानी यहां फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियल यूनिट होती हैं।
पीले रंग वाले एरियाज रिहायशी इलाके हैं जहां लोग रहते हैं। नीला रंग यूटिलिटी जोन को दिखाता है, यानी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी दफ्तर। और हरे रंग वाले एरियाज पार्क और हरियाली के लिए रखे गए हैं। ये जमीनें किसी बिल्डर्स को मनमर्जी से नहीं दी गई, सब कुछ एक ठीक ठाक प्लानिंग के साथ हुआ। नोएडा में 886 पार्क्स हैं और लगभग हर सेक्टर में आपको पार्क और यूटिलिटी जोन मिल जाएंगे। अगर आप नोएडा के नक्शे को ध्यान से देखें तो साफ दिखेगा कि यह शहर ग्रिड लेआउट पर बना है, यानी सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक से ज्यादा रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिस्टम दुनिया के ज्यादातर विकसित शहरों में अपनाया जाता है और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है ट्रैफिक जाम से छुटकारा। अब जरा गुरुग्राम से इसकी तुलना करें। वहां इतनी प्लानिंग के साथ शहर नहीं बसाया गया, इसलिए वहां अक्सर जाम लगता है। बारिश में गाड़ियां सड़कों पर तैरती दिखती हैं। सोशल मीडिया पर आपने ऐसे वायरल वीडियो जरूर देखे होंगे, लेकिन नोएडा में ऐसा कम ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम काफी प्लानिंग के साथ बनाया गया है। चूंकि नोएडा यमुना नदी के किनारे बसा है, यहाँ जल भराव का खतरा हमेशा रहता है, इसलिए हर सेक्टर में गहरे और चौड़े नाले बनाए गए जो बारिश के पानी को जल्दी से यमुना या निकासी पॉइंट तक पहुंचा देते हैं। नोएडा का जैसे जैसे विस्तार हुआ, शहर की जनसंख्या बढ़ी और इसे थोड़ा और एक्सपेंड किया गया। इसी से ग्रेटर नोएडा बना। मतलब शहर के भीतर ना ही लोगों को ज्यादा कोंचा गया और ना ही मार्केट्स को। नोएडा में कम जाम लगने की ये भी एक वजह है। अब लगे हाथ नोएडा का राजनीति से जुड़े एक इत्तेफाक पर भी नजर मार लेते हैं। 6 सितंबर 2013 की तारीख, सेंट्रल दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में एक भव्य आयोजन हुआ था। वजह, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के हेडक्वार्टर्स का उद्घाटन होने वाला था। उद्घाटन करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उद्घाटन कार्यक्रम खत्म हुआ तो रिपोर्टर्स ने अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा, मुख्यमंत्री जी, नेस्कॉम के जिस हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ वो नोएडा में है, लेकिन कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है, आप नोएडा क्यों नहीं गए? अखिलेश ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि नोएडा में आप लोग रहते हैं। ये बात सही भी हो सकती थी अगर मुस्कुराहट के पीछे इत्तेफाक ना होता। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किए युवा मुख्यमंत्री को याद था कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव के साथ क्या हुआ था। याद तो ये भी था कि जिन मायावती को वो कभी बुआ कहा करते थे, उनके साथ मुख्यमंत्री रहते क्या हुआ था। या कुछ पीछे चले जाए तो एनडी तिवारी को ही क्या दिन देखने पड़ गए थे। क्या हुआ था इन मुख्यमंत्रियों के साथ? बात पहले पहल हुए इत्तेफाक से ही शुरू कर लेते हैं। 1988 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। करीब 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, लेकिन 1988 में वीर बहादुर नोएडा के दौरे पर पहुंचे। नोएडा से लौटने के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। उनकी जगह यूपी के सीएम रह चुके एनडी तिवारी को मुखिया बनाया गया। यूपी में 1989 में विधानसभा चुनाव होने वाला था। चुनाव से ठीक पहले तिवारी निकल पड़े नोएडा। दौरा हुआ और फिर चुनाव नतीजे आए तो इतिहास ने खुद को दोहरा दिया। कांग्रेस चुनाव हार गई, जनता दल ने चुनाव जीता। एनडी तिवारी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। नए मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। तब तक समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ था और मुलायम सिंह यादव जनता दल के नेता हुआ करते थे। इन्हीं मुलायम सिंह यादव ने 1995 में नोएडा का दौरा किया। इस दौरे के ठीक बाद मुलायम सिंह यादव को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। एक और मुख्यमंत्री के साथ भी नोएडा दौरे का अनुभव ठीक नहीं रहा। यहां तक आते आते नोएडा का दौरा एक जिंक्स बन चुका था। मुख्यमंत्री इस नए बसाए शहर जाने से कतराने लगे। फिर भी कल्याण सिंह भी 1999 में इस जिंक्स का जहर चख गए। कल्याण सिंह के बाद यूपी के किसी भी सीएम ने 2011 तक नोएडा की धरती पर पांव नहीं रखा। 2011 में यहां आई मायावती। बतौर मुख्यमंत्री मायावती नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने आई थी। भव्य कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद सीएम ऑफिस में मायावती की चमक धुंधली पड़ गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की हार हो गई, मायावती की कुर्सी छिन गई और एक अरसे बाद नोएडा जिंक्स की चर्चा फिर छिड़ गई। बहरहाल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की टोपी पहनी। यूपी के सबसे युवा सीएम, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, टेक्नोलॉजी की बातें करते, स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटने वाले मुख्यमंत्री। लेकिन उन्होंने भी इस शहर से किनारा किए रखा। 2017 तक सीएम ऑफिस में वो बैठे, लेकिन उनकी सवारी कभी नोएडा की ओर नहीं मुड़ी। हालांकि ये टोटका उनके काम ना आया।
2017 में सपा की साइकिल चलते बनी, अखिलेश की विदाई हो गई और बीजेपी जीती। सीएम बने योगी आदित्यनाथ। एक धार्मिक बैकग्राउंड, गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ के महंत वाली छवि, बाबा का उपनाम। तो चर्चा हुई कि जब टेक्नो फ्रेंडली नेता अखिलेश यादव ने नोएडा जाने को एक अपशकुन की तरह देखा, तो धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? जवाब मिला मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा कालकाजी मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने आने वाले थे। 25 दिसंबर को उद्घाटन किया जाना था। उससे पहले 23 दिसंबर को ही सीएम योगी नोएडा पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का मुआयना किया और उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ के नोएडा दौरे का तांता ही लग गया। उनके नोएडा दौरे के बाद सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि 2022 के विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचेगी? इन सवालों का जवाब चुनाव में मिल ही गया। बीजेपी ने चुनाव जीता और योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल दोहराया। और इस तरह लगभग 3 दशक बाद नोएडा का जिंक्स टूटा कि जो सीएम इस शहर में उतरता है वो अपनी कुर्सी गंवा देता है। एक नया शहर, नई बसावट, देश के अलग अलग राज्यों से नौकरी पेशे के लिए आए लाखों लोगों का जमावड़ा, ये सब हो रहा था नोएडा में। और साथ ही पनप रही थी जुर्म की दुनिया। एक के बाद एक ऐसे ऐसे कांड हुए जिससे नोएडा की चमक दमक पर अंधियारा छाने लगा था। फिर चाहे वो साल 2005-6 का निठारी कांड हो या उसके बाद साल 2008 में हुआ आरुषि हत्याकांड। आरुषि मर्डर केस नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु बिहार का मामला है। ये एक ऐसा मर्डर केस था जो 17 साल बाद भी नहीं सुलझा। निठारी कांड हो या मर्डर केस, इन मामलों ने नोएडा की पब्लिक में डर और अविश्वास का माहौल पैदा किया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ ऐसे बड़े मामले ही हो रहे थे, बल्कि हर दिन स्नैचिंग, लूटपाट, किडनैपिंग के मामले सामने आने लगे थे। लेकिन बीते कुछ सालों में इन मामलों में गिरावट देखी गई है। इसी नोएडा में 2021 में 74 मर्डर केस दर्ज किए गए थे, जो 2022 में घटकर 53 हुए और 2023 में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 50 मर्डर के मामले सामने आए। योगी सरकार के दौरान क्राइम कंट्रोल के लिए इस इलाके को कमिश्नरेट में तब्दील किया गया। एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी की तैनाती की गई। नोएडा में आज के वक्त में 26 पुलिस स्टेशन हैं ताकि शहर में क्राइम कंट्रोल किया जा सके। खैर, क्राइम कंट्रोल हो रहा है। एजुकेशन की दिशा में भी नोएडा अपनी गाड़ी हाँक चुका है। बात पहली यूनिवर्सिटी या कोचिंग से शुरू की जा सकती है, लेकिन शुरू करते हैं बीते बरस के जुलाई महीने से। ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग संस्थान में एक कांड हो गया। कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही थी। नतीजा ये हुआ कि बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भर गया और ऐसा पानी भरा कि 3 छात्रों की मौत हो गई। हंगामा मच गया। यह खबर राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन गई। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे ने मुखर्जी नगर पर भी असर डाला। ये दोनों इलाके दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वालों का गढ़ माना जाते हैं। हादसे के बाद कई कोचिंग संस्थानों ने पहले तो बेसमेंट में क्लास या लाइब्रेरी चलाना बंद कर दिया। इसके बाद विकल्पों पर बहस होने लगी। चर्चा हुई कि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर का विकल्प कौन सा शहर बन सकता है। सबके सामने एक ही शहर का नाम था, नोएडा। दृष्टि आईएएस कोचिंग के संचालक विकास दिव्यकीर्ति ने बयान दिया था कि वो जल्द ही करोल बाग और नोएडा में अपने सेंटर्स शुरू करेंगे। फिलहाल नोएडा के सेक्टर 15 में इस कोचिंग का एक ब्रांच भी खुल रहा है। यूपीएससी कोचिंग तो बस एक उदाहरण है। ग्रेटर नोएडा में एमिटी से लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी तक चल रहे हैं। कोचिंग संस्थानों की तो भरमार है जो जर्नल कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। ये ट्रेंड बताता है कि नोएडा धीरे धीरे नौकरी पेशा वालों के साथ साथ पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए भी एक सेंटर बनकर उभरा है, जो कि देश का भविष्य है। अब बात करते हैं नोएडा मास्टर प्लान 2041 की, यानी भविष्य की। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्लान पेश किया है, जिसका मकसद है नोएडा और इसके आसपास के इलाकों को एक आधुनिक औद्योगिक और शहरी केंद्र बनाना। इसके तहत न्यू नोएडा नाम से एक नया इलाका तैयार होगा, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रियल पार्क, मेडिकल डिवाइस हब और एविएशन से जुड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी। यह इलाका 4 चरणों में डेवलप होगा, जहां रहने, काम करने और घूमने की सारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा, जैसे किफायती घर, हरियाली और एक बड़ा ओलंपिक पार्क। साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और आरआरटीएस जैसे प्रोजेक्ट्स इस प्लान का हिस्सा हैं। इस पूरे मास्टर प्लान से लाखों
लाखों रोजगार के साधन बनेंगे और नोएडा आने वाले सालों में भारत का एक बड़ा इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब बन जाएगा। तो ये थी नोएडा के इतिहास और वर्तमान की पूरी कहानी। इस कहानी को लिखा था मेरे साथी रब्बानी आजाद और आकाश कुमार ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अयान ने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर गांव। शुक्रिया।